हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 15 देखते हैं। चैप्टर 15 में है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो फ्रेंड्स आपने 7th में पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। तो आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने ये भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 2 ऐसे विनाशकारी परिघटनाओं मतलब त्वरित और भूकंप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसको हम 2 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स 15.1 है त्वरित। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि घर में जो विद्युत के तार होते हैं वो ढीले हो जाने पर या फिर जो खंभे होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, वो अगर ढीले हों तो उन पर चिंगारियाँ देखी होगी। और यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब मतलब हवा चलने लगती है ना। हवा चलने पर तार हिलते डुलते हैं और आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियाँ निकलते देखी होगी। त्वरित भी एक प्रकार का विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि त्वरित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले के लोग चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। मतलब ये जो बिजली चमकती थी या त्वरित जो है उसके जो मुख्य कारण है उसको वो नहीं समझ पाते थे और वे त्वरित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ये हुआ है ना। तो फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होती है। ठीक है, मतलब बादलों में आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, है ना। और ये जब इकट्ठा होते रहता है तो इससे त्वरित पैदा होती है। ठीक है, मतलब बिजली पैदा होती है। तो हमें त्वरित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इनकी जो घातक चिंगारी है उससे अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे। तो फ्रेंड्स 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर मतलब एक प्रकार की राल होती है को फर से रगड़ते हैं तो बालों जैसे हल्की हल्की धातुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के कपड़े को उतारते हो तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, या आप अंधेरे में कपड़े उतारते हो तो आप चटपट की ध्वनि के साथ चिंगारी देख सकते हो, है ना। तो फ्रेंड्स ये क्यों होता है? तो ये भी एक प्रकार की चिंगारी ही है, मतलब त्वरित का एक बहुत सूक्ष्म रूप है ना। तो पर ये इतना सूक्ष्म होता है कि इससे हमको कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स सन 1952 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्र में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। ठीक है, 1952 में, ये 1952 है। ठीक, तो पर इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए, है ना। तो कोई भी वैज्ञानिक है जो खोज करते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है ना, और उसके पीछे उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि आकाश में जो त्वरित है वो उससे किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, पर पहले इस खेल को याद कीजिए जिसमें आपने कभी खेला होगा कि जब आप प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ते थे तो जो स्केल है वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। खेला होगा बिल्कुल आपने, है ना, स्कूल में। तो चलिए आगे देखते हैं। 15.2 रगड़ द्वारा आवेशन, मतलब किसी भी वस्तु में रगड़ने के द्वारा उसमें आवेश उत्पन्न करना। ठीक है, तो चलिए पहले एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो
बॉल पेन की एक खाली रिफिल लीजिए, ठीक है, और इसे तेज़ी से पॉलीथीन के टुकड़े से अगर कर उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए। तो आप ये सावधानी रखिए कि रिफ़िल का जो रगड़ा हुआ सिरा है वो आपके हाथों या किसी धातु की किसी वस्तु से न छुए, ठीक है। तो जो ये आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें देखोगे कि जो बॉल पेन की रिफ़िल है जिसको आपने बाल से पॉलीथीन से रगड़ा है, तो वो छोटी छोटी सूखी पत्ती, भूसे, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो फ्रेंड्स, जब प्लास्टिक की रिफ़िल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है, और इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो जो कंघी है ना, तो बाल से रगड़ते हैं तो वो भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, और इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं, ठीक है। मतलब किसको आवेशित वस्तु कहते हैं? बाल को नहीं, कंघी को। कंघी में आवेश उत्पन्न हो गया तो कंघी क्या कहलाएगा? आवेशित वस्तु, ठीक है। और इसी तरह रिफ़िल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं, है ना। तभी तो पॉलीथीन को भी उसने अपनी ओर आकर्षित किया। मान लो कंघी को हमने पॉलीथीन के टुकड़े हैं उसके पास में लेकर गए, तो कंघी तो आवेशित थी ही, और जैसे ही उसने पॉलीथीन को टच किया तो पॉलीथीन या बाल भी आवेशित हो गए और उसकी ओर आकर्षित हुए, ठीक है। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही कुछ जानी पहचानी और वस्तुओं को आवेशित करने के बारे में सोचिए, जैसे कि रिफ़िल से पॉलीथीन या ऊनी कपड़े को आवेशित करना। गुब्बारा है तो गुब्बारा से पॉलीथीन और मतलब ऊनी कपड़े या सूखे बाल से रगड़कर गुब्बारे को आवेशित करना, या फिर रबर से ऊन को आवेशित करना। इसी तरह स्टील का चम्मच है उससे पॉलीथीन या ऊनी कपड़े को आवेशित करना। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो चीज़ें आवेशित हो जाती हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15.3 आवेशों के प्रकार तथा उसकी अन्योन्य क्रिया। तो फ्रेंड्स, हमने जो हमने देखा था, जैसे कि ऊन के वस्त्र हैं और रबर है, गुब्बारा है ना, ये सब प्रैक्टिकल हमने उसके बारे में जाना। तो चलिए हम और एक प्रैक्टिकल करते हैं गुब्बारे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप 2 गुब्बारा लीजिए, ठीक है, और इन्हें फुला लीजिए और इन्हें इस प्रकार से लटकाइए कि एक दूसरे को न स्पर्श कर सकें, ठीक है। और दोनों गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। तो आपको इन दोनों गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। तो आप इन दोनों गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़िए, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आप इसी तरह से एक पेन के बेकार रिफ़िल ले लीजिए और उसके साथ भी ऐसे ही करिए। एक रिफ़िल को पॉलीथीन से रगड़िए और कांच के गिलास के स्टैंड पर रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक जो ये रिफ़िल है, ये कांच, मतलब इसको पॉलीथीन से रगड़ना है और इसके पास में एक दूसरी रिफ़िल लेकर आना है। तब क्या होता है फिर हम देखेंगे। तो इससे आवेशित रिफ़िल के पास लेके आएंगे, ये जो है आवेशित है और ये अनावेशित है, इसके पास इसको लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे। तो और यहाँ पर ये सावधानी हमें और रखनी है कि जो इसका आवेशित सिरा है उसको हाथ से न छुए, ठीक है। तो क्या गिलास में रखे जो रिफ़िल है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, या दोनों रिफ़िल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे कि आपने गुब्बारों में देखा कि ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया। तो आपने ये देखा कि ये रिफ़िल को, मतलब जैसे ही हम आवेशित रिफ़िल के पास दूसरी रिफ़िल के लाते हैं तो उससे प्रतिकर्षित होने लगती है ना, मतलब उससे दूर जाने लगती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी, है ना। ये भी दोनों एक ही जैसे पदार्थ के बने हुए हैं, ये भी एक जैसे पदार्थ के बने हुए हैं। तो यदि हम 2 अलग अलग पदार्थ से बनी चीज़ों की वस्तुओं को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं,
ठीक है। तो अब आप एक रिफ़िल को पहले की तरह रगड़कर गिलास में रखिए। अब इस रिफ़िल के पास एक फूला हुआ जो गुब्बारा है उसको लाइए। तो मतलब ये जो गुब्बारा है ये आवेशित होना चाहिए, इसको किसी चीज़ से रगड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हुआ, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हुआ, पर यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब इसमें आकर्षण होगा। तो यहाँ पर लिखा है विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपने ये जो क्रियाकलाप किया उससे क्या सीखा, तो हमने सीखा कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, है ना, और एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारा ने दूसरे आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। तो ये क्या बताता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार की है। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो सजाती हैं मतलब एक ही प्रकार के हैं, तो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्रूफ हो गया ना हमारे प्रैक्टिकल के द्वारा, ये प्रूफ हो गया, ये जो लाइन लिखा गया है वो। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, तो धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब मान्यता ये है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ जो है वो आवेश अर्जित कर लेती है ना। और ये जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है, तो वो धन आवेश कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार के और जो आवेश है वो क्या कहलाते हैं, तो वो ऋण आवेश कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ें और आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रा के पास लाएं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। मतलब स्ट्रा और पॉलीथीन दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार से आवेश होना चाहिए, आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋण आवेश होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो पॉइंट मैंने बताया, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं और अन्य आवेश को ऋण आवेश, ठीक है। तो रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं, ठीक है। मतलब रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको स्थिर आवेश कहते हैं, ठीक है। और ये स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, मतलब वो जो वस्तु है वो खुद गति नहीं करते, पर उनके अंदर जो आवेश है वो गति करते हैं और विद्युत धारा बनती है, ठीक है। आपने क्लास 6 में ही विद्युत धारा के विषय में पढ़ा है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है या तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं, आवेशों का प्रवाह ही है, ठीक। ओके, चलिए आगे देखें। तो 15.4 अब हम देखेंगे आवेशों का स्थानांतरण, ठीक है। तो इस पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए एक खाली जार लेते हैं, है ना, बोतल, और उसके जो मुंह के साइज़ हैं उससे कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें एक छेद बना देते हैं जिससे धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। ये जो है पेपर क्लिप है, इसको हमने घुसा दिया है, ठीक है। अब जो चित्र में दिखाया गया है उसी के अनुसार पेपर क्लिप को खोल के इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 बाई 1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टी काटिए। मतलब ये जो देख रहे हो आप, ये जो एल्यूमिनियम की पट्टी है ना, तो और इसको इसी तरह से पेपर क्लिप पर लटका देते हैं, मतलब छेद करके लटका देते हैं। अब जो गत्ते के ढक्कन है में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाते हैं कि गत्ते के बिल्कुल सीधी रहे, लंबवत रहे, ठीक है। अब एक आवेशित रिफिल लीजिए और इसे पेपर क्लिप के
सिरे से स्पर्श कराइए। तो फिर हम क्या देखते हैं, क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या आकर्षित करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब पेपर क्लिप के सिरे से एक और आवेशित वस्तु को स्पर्श कराइए। अब क्या होगा, तो फ्रेंड्स हर बार पन्नी की पट्टियां हैं जो समान रूप से व्यवहार करती हैं। इस मतलब क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान कराने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब ये जो पन्नी की पट्टियाँ हैं ये किस चीज़ को स्पर्श कराने से आकर्षित होंगी और किस चीज़ को टच कराने से प्रतिकर्षित होंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक सरल विद्युतदर्शी का चित्र है, मतलब हमने जो प्रैक्टिकल करके जो चीज़ बनाई उसका नाम क्या है, सरल विद्युतदर्शी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की पन्नी की जो पट्टियां हैं ये पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं, इससे आवेश प्राप्त करती हैं, है ना। और फ्रेंड्स, याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं और एल्यूमिनियम क्या है, धातु है ना। तो समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फैल गई हैं, है ना। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। ओके, और इस युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसी को विद्युतदर्शी कहते हैं। जैसे ऊपर में लिखा है कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है और हमने ये जो बनाया है वो क्या कहलाया, विद्युतदर्शी। ठीक। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। ओके, मतलब ये जो आवेशित रिफिल थी उसके द्वारा हम आवेश को यहाँ से होते हुए एल्यूमिनियम की पन्नी तक भेज सकते हैं, है ना। ओके, तो पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से छूइए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टी में से एक परिवर्तन देखेंगे, वो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, मतलब ये फिर से चिपक जाती है, पास पास आ जाती है। जैसे इसको आप हाथ से छुओगे तो पन्नी की पट्टियां हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फिर से हम अगर इसको आवेशित करें तो ये फिर से दूर दूर चले जाएंगी और इसको हाथ से छुएं तो पास आ जाएगी। तो हर बार आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को छूते हो पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारी शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हैं, मतलब जब हम इसको छू दिए तो ये दोनों चिपक गई और जो विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ था वो हमारे हाथ से होते हुए पृथ्वी पर चला गया और हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ क्या हैं, अनावेशित हैं। ओके, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भूमि संपर्कण कहलाती है। ठीक है, मतलब आवेशित किया हमने इसको रिफिल को, फिर आवेश यहाँ एल्यूमिनियम की पट्टी पर चला गया, दोनों प्रतिकर्षित हुई। फिर अगर हमने इसको हाथ से छू लिया तो हमारे हाथ से होती हुई विद्युत आवेश क्या है, धरती पर चली गई और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को भूसंपर्कण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत धारा के किसी भी कारण लीक होने से उत्पन्न हुआ आघात हमें बचाने के लिए भवनों में, मतलब जो विद्युत धारा में किसी भी कारण से अगर बिजली की जो धारा है उसका लीक होना, मतलब जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है, तो इससे बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है ना। आप सभी जानते होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15.5 तड़ित की कहानी। तो फ्रेंड्स, अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, रगड़ कर हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, पढ़ा ना, यही तो पढ़ा हमने। तो फ्रेंड्स, क्लास 7th में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं और इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है ना। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः पूरी तरह नहीं समझ सके हैं, है ना। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेशित एकत्र हो जाता है। डायग्राम में समझाती हूँ तब आएगा आपको समझ में। ठीक है, तो
आप देख रहे हो ऊपर के बादलों में धन आवेश है और नीचे के बादलों में ऋण आवेश, जबकि धरती के ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो वायुमंडल है उसमें भी धन आवेश है ना। तो फ्रेंड्स यही बताया जा रहा है कि बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेशित एकत्र हो जाता है ना। और जो ऋण आवेश है बादलों के निचले सिरे पर इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। और धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है। तो जब संचित आवेशों का परिमाण अधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, मतलब वायु क्या है, विद्युत की कुचालक है या हीन चालक बोलते हैं उसी को। तो जो वायु जो है विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है ना। और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो धन आवेश है ऋण आवेश है और यहाँ पर धन आवेश है। तो ये जो इसके बीच में जो वायु है वो इनके आवेशों को रोक नहीं पाती और हमको बिजली की धारियाँ दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। और इसमें बहुत अधिक ध्वनि भी होती, बहुत आवाज़ होती है, ओके। और ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया, इसी को विद्युत विसर्जन कहते हैं, ठीक है। तो बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तड़ित क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 15.6 तड़ित से सुरक्षा। तो फ्रेंड्स हमने जो ऊपर पढ़ा विद्युत विसर्जन, तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच या बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकती है, ठीक है। अब हम जो पहले ज़माने के लोग थे वो मतलब बिजली से भयभीत होते थे, है ना। तो उस तरह से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी जो मूल कारण है बिजली या तड़ित बनने का, उसको हम समझ चुके हैं, है ना। तो हमको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है। और तड़ित के गिरने पर जीवन और संपत्ति की हानि होती है तो हम सभी जानते हैं, है ना। और जो वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसे ऐसे शोध किए हैं जिससे ये तरीके खोज निकाले हैं कि हम बिजली से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिजली गिरने पर जीवन और संपत्ति की बहुत हानि होती है और हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं, तड़ित से सुरक्षा। तो फ्रेंड्स तड़ित झंझा या गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, ओके। गर्जना सुनने की से मतलब गर्जना सुनी आपने जैसे ही तब वैसे आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, ये उसकी चेतावनी होती है, ठीक है। और जैसे ही आप अंतिम गर्जन सुने उसके बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर रुक जाइए वहाँ पे, ओके, वेट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुरक्षित स्थान का पता लगाना, ओके। तो आपको किसी ऐसे सुरक्षित स्थान को देख लेना है कि जहाँ पर आपको तड़ित गिरने की, आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना कम हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लीजिए, तभी आप भीतर सुरक्षित होंगे, ठीक है। और तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। तो फ्रेंड्स अगर आप बाहर खुले में हैं तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर है या कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पर जो मशीनें हैं या खुली कार है वो सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे पेड़, पार्क हैं तो उनमें हमको नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ऊंचे स्थान से तड़ित हमारी सुरक्षा नहीं करते। फ्रेंड्स तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है, ओके। यदि आप किसी जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। और यदि आप ऐसे खुले क्षेत्र में जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो आप पेड़ पौधों से मतलब वृक्षों से दूर हट जाइए, ओके। तो ज़मीन पर लेटे नहीं बल्कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाइए, जैसे उकड़ू बैठते हैं उस तरह से। और अपने हाथों को घुटनों पर
रख लीजिए और सिर को नीचे कर लीजिए, ठीक है। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, मतलब आपको आघात का जो चांस है वो कम हो जाएगा आपके ऊपर बिजली गिरने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप घर के भीतर हैं तो विद्युत उपकरणों से दूर रहें, ओके। तो फ्रेंड्स, तड़ित जो है टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों या धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तो तड़ित झंझा के समय इन्हें छूना नहीं चाहिए, ओके। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले, मतलब बिना तार वाले फ़ोनों का, वायरलेस फ़ोनों का यूज़ अच्छा रहता है, ठीक है। पर फ्रेंड्स, उस टाइम पे ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन पर बात करो जो ये तार वाले फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप बहते जल के संपर्क में हो तो आपको बचने के लिए तड़ित या झंझा के समय उससे स्नान से बचना चाहिए या आप पानी वाले स्थान से दूर हट जाइए, ठीक है। और टीवी, कंप्यूटर आदि जैसे कुछ विद्युत उपकरण हैं तो उनके प्लगों को सॉकेट से निकाल दीजिए। और विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। आपने इसके नुकसान के बारे में भी सुना ही होगा। तो अब हम जानेंगे तड़ित चालक क्या है, ओके। तो फ्रेंड्स, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर एक धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरा सिरा काफ़ी गहराई तक ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, ठीक है। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए एक पथ प्रदान करती है, मतलब उसको एक रास्ता मिल जाता है कि यहाँ से आया और नीचे चला गया, ठीक है। तो विद्युत तार और जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, पर तड़ित झंझा के समय इन्हें छूना नहीं चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्य करने की क्षमता अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं, ओके, जिसका नाम है भूकंप। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। आप ये देख रहे हो, ये घर पर तड़ित चालक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं जो नाम ले रही हूँ उसमें से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, किसको नहीं किया जा सकता बताएंगे। ए है प्लास्टिक का पैमाना, बी है तांबे की छड़, सी है फूला हुआ गुब्बारा और डी है ऊनी वस्त्र। आपको बताना है इसमें से किसको आवेशित नहीं किया जा सकता, ओके। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ हो जाता है ए, मतलब छड़ और कपड़ा दोनों धन आवेश अर्जित कर लेते हैं। बी है धन आवेश हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, तथा कपड़ा मतलब छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेशित अर्जित कर लेते हैं। और डी है ऋण आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सर्दियों में जब कपड़े उतारते हैं तो उस समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 15 के जो कल बच गया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 15 में था कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और उसमें हमने तड़ित के बारे में जाना था। आज हम भूकंप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भूकंप क्या है, तो यह भी तड़ित की तरह ही एक आकस्मिक आने वाली परिघटना है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं 15.7 भूकंप। तो फ्रेंड्स, कल आपने पढ़ा था कि तड़ित या झंझा है ना, तड़ित क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था।
और क्लास 7th में आपने चक्रवातों के बारे में भी पढ़ा था। तो ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं, है ना। पर सौभाग्य से कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ओके, तो मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ हमेशा तड़ित या चक्रवात की संभावना रहती है। इसलिए इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के बारे में हमारे पास समय होता है। पर एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हमें अभी तक नहीं विकसित कर पाए हैं। ओके, और ये है भूकंप। ठीक, तो यह बहुत बड़े स्तर पर जनजीवन और संपत्ति की क्षति करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता है इन भूकंपों के बारे में? क्या आप जानते हो कि भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स भूकंप क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है और पृथ्वी का कंपन या कोई झटका होता है जब पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं पर प्रायः इसको नोटिस नहीं किया जाता और विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों और लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इनमें जीवन और संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकते हैं। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था जिससे महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। ओके, भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप सब ने कभी न कभी भूकंप के बारे में जाना ही होगा, सुना ही होगा कि फलाने जगह पे भूकंप आ गई है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि भूकंप का कारण क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पहले ज़माने में हैं के लोग हैं जैसे कि दादी नानी हैं, तो वो लोग बताया करते थे कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है और जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। तो क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? तो फ्रेंड्स उन लोगों को, पहले ज़माने के लोगों को भूकंप आने का सही कारण पता नहीं था और उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे मतलब जो उनके मन में, जो उनको समझ में आता था वैसे वो किस्से कहानी बनाकर अपने बच्चे हैं या अपने जो छोटे उम्र के, उनसे जो छोटे हैं उनको बताते थे, है ना। तो फ्रेंड्स संसार के और कई भागों में इसी प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं। आपने सुनी है कोई भूकंप से रिलेटेड कोई कहानी? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के अंदर भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। ओके, जैसे मैं नीचे डायग्राम में देखते हैं हम, अब देख रहे हो यहाँ पे कि जो ऊपरी सतह है ना, सबसे ऊपर है, उसके थोड़े से अंदर की सतह को भूपर्पटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद का भाग प्रवार कहलाता है, उसके अंदर बाह्य कोड और ये आंतरिक कोड। ये क्या है? ये पृथ्वी की संरचना है। फ्रेंड्स आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। तो पृथ्वी की सतह पर परत एक खंड में नहीं होती, यह टुकड़ों में बटी हुई होती है, जैसे कि आप आगे डायग्राम में देखोगे। ये जो डायग्राम है, तो पृथ्वी की सतह क्या है, जो परत है इसकी, वो एक खंड में नहीं होती, मतलब एक समतल नहीं होती, वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। और प्रत्येक टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। ठीक है,
और ये प्लेट हमेशा गति करते रहती हैं जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण। जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम में, तो ये जो आपको अलग अलग लाइनें, मोटी लाइनें दिख रही हैं, तो यही क्या है, प्लेट है। जैसे कि यूरोपियन प्लेट, और ये जो है इसका आवर्धित रूप, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ऊपर वाली क्या है, यूरोपियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट। यहाँ पर अपना इंडिया है तो ये इंडियन प्लेट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो पृथ्वी की प्लेटें। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक और डायग्राम देखिए आप। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटें हैं वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, टक्कर के कारण ये प्लेट एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों टकरा रही हैं आपस में, टकराती हुई प्लेटें, और ये रगड़ खाती प्लेटें, मतलब एक दूसरे से रगड़ा रही हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं तो इसके कारण जो भूपर्पटी है उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है। और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो ये वैज्ञानिक जो है भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं, तो क्या वो आने वाले भूकंप के समय और उसके स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, है ना। फिर भी अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है कि आने वाले भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सके। ओके। तो फ्रेंड्स, जो भूमिगत विस्फोट है उससे भी भूकंप या भूस्खलन हो सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है और इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। अब ये भ्रंश क्षेत्र क्या है इसको देखते हैं। तो पृथ्वी पर भूस्खलन ज्वालामुखी के फटने और उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न होते हैं, है ना। तो अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं, ठीक है। और भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए जहाँ ये मतलब प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को, मतलब जहाँ पर प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है, जहाँ पर कमज़ोर होगा वहीं पर भूकंप आएगी, है ना। तो इन जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उनको क्या बोला जाता है, तो इनको भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो भारत के मतलब आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो क्या है, कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध, गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र। फ्रेंड्स, मैं 2016 में राजस्थान में थी, तो मैंने भी ऐसे एक हल्के से भूकंप का अनुभव किया था। मतलब हमारे जो एरिया थी वहाँ पर सारे लोगों ने उस भूकंप का अनुभव किया था। क्या आपने कभी अनुभव किया है किसी भूकंप का? अगर किया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। उस भूकंप से कोई हानि नहीं हुई, बिल्कुल हल्के से हमको पता ही चला था, लेकिन फिर भी सोचो अगर वो अधिक तीव्रता का भूकंप होता तो क्या होता, हम वीडियो नहीं बना पाते और क्या होता। दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र भूकंप मतलब इस खतरे वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने से व्यक्त किया जाता है, ओके। मतलब भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकता है। तो फ्रेंड्स, रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है तो वो बहुत अधिक जन धन की हानि कर सकता है। जैसे कि भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से बहुत अधिक था, ओके। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो भूस्पंद है उसको किससे नापते हैं, है ना। उसकी जो तरंगे हैं उसको किससे रिकॉर्ड किया जाता है,
तो भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। ठीक है, भूकंपी तरंगे किसको कहते हैं? तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हीं को भूकंपी तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो ये उपकरण क्या होता है, कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, इस उपकरण में सिर्फ एक कंपायमान छड़ या लोलक होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये लटकी हुई, तो ये लोलक या गोलक है। ठीक है, ये लटकी हुई होती है जो भूकंप आने पर दोलन या कंपन करने लगता है। जैसे ही भूकंप आएगा तो ये हिलने डुलने लगता है। ठीक है, इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पेन होता है। ठीक है, यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर क्या करता है? तरंगों को, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। जो आप देख रहे हो इस तरह से ऐसे ऐसे लाइनें देख रहे हो, तो ये पेन के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, तो इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का पूरा मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि जो वैज्ञानिक हैं वो कहीं पर भूकंप आने पर या उससे पहले ही जांच करके इस जो पैमाने पर नापे जाते हैं, है ना, रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आधार पर उसका चित्र भी बना सकते हैं, है ना, उसका आलेख बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो भूकंप लेखी उपकरण का डायग्राम है और ये एक भूकंप लेखी आलेख है। ओके, मतलब इसी तरह से हमको ग्राफ प्राप्त होता है। सॉरी, इस तरह से जो वैज्ञानिक हैं वो कोई भी भूकंप कितनी तीव्रता की है और कितनी क्षति पहुंचा सकती है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये पेपर है जिस पर ग्राफ बन रहा है, ये घूर्णी ड्रम है, ये डोरी है जिस पर लोलक लटका हुआ है और ये एक चुंबक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब ये भूकंप से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो हमने ऊपर जितना भी पढ़ा उससे ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो हमने ये भी देखा कि भूकंप बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं और ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है उसमें रहने वाले लोगों को उसका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है ना। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसे हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें और जो आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी है इसे संभव बना सकती है ना। तो उचित है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वो भूकंप को झेल सके, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो किसी योग्य आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियर से परामर्श लिया जा सकता है ना। और अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो ज़्यादा क्षति नहीं होती, है ना। और देखें तो अलमारी वगैरह हैं उसको दीवारों के साथ जोड़कर बनाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से न गिरे। और दीवार घड़ी, फ़ोटो फ्रेम या गीजर होते हैं जो, है ना, जिससे पानी गर्म किया जाता है, इन सब को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखें ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे, है ना। और क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर जो ऊंची इमारतें हैं, उनमें अग्निशमन के सभी उपकरण और कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए, है ना। मतलब सबको किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुकड़ी ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ विकसित की हैं। तो क्या है देखते हैं। तो भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए हमको कुछ उपाय करने चाहिए। वो क्या क्या हैं? तो पहला है, यदि आप घर में हैं तो किसी मेज़ के नीचे मतलब आश्रय ले लें या झटकों को के रुकने तक वहीं पर रहें, है ना। और
ऐसी ऊंची या भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं और अपने सिर का तकिए से बचाव करें, ठीक है। और सेकंड है, यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों और वृक्षों और ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से या खुले स्थान मतलब उनसे दूर रहें या खुले स्थान में चले जाएं और या फिर धरती पर लेट जाएं। मैंने बताया था तड़ित में अगर आए, तड़ित का जहाँ पर आने की संभावना हो, बिजली गिरने की संभावना हो, वहाँ पर धरती पर लेटना नहीं चाहिए, लेकिन भूकंप आए तो हम लेट सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे और भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, विज्ञान में बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक उदाहरण है। ओके, रेक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण की किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप भारत के उन राज्यों की सूची बना सकते हैं या उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी जगह है जो भूकंप जहाँ पर ज़्यादा आने की संभावना होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट चैप्टर को काफ़ी लंबा ले लिया था और ये जो सेकंड चैप्टर है ये उससे थोड़ा छोटा रहा। फिर भी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। ओके, अगर आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। हम कोई भी चीज़ जो कान से सुनते हैं वो हमको मुश्किल से 2 या 4 दिन याद रहती है। जो हम आँख से देखते हैं वो महीनों या कुछ 4 महीनों तक याद रहती हैं, लेकिन अगर हम कान से सुने, आँख से देखें और अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करें तो वो बात हमको काफ़ी दिनों तक याद रह सकती है। और आप वीडियो आज देख रहे हो, कल आप देख के भूल जाओगे, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वो नोट्स आपके पास हमेशा रहेगी और आप उसको कभी भी खोल के देख सकते हो, है ना। क्या पता कल आपके पास नेट पैक हो या ना हो, आप नहीं देख पाओगे वीडियोस। तो अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आपको नेट की चिंता ही नहीं रहेगी, है ना। आप उस नोट्स को कभी भी कहीं भी देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोशिश करिए कि आप अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। ओके, बाय बाय।